नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैजिक बुक एजुकेशन पे। आज काफ़ी समय बाद अ, हम एक अच्छे तरीके की स्टडी को शुरू करेंगे। दरअसल हमने इस चैनल को वेरियस प्रॉपर्टीज़, वेरियस तरीके के स्टडीज़ के लिए ट्राई किया, बट अब हम इस पे अडिग रहेंगे कि हम इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस के ही क्वेश्चन लेके आएँगे, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चंस मीन्स 9th, 10th, 11th, 12th के जो सोशल स्टडीज़ के जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाएँगे। और उसके ऊपर हम वीडियोस को बनाएँगे जो कि सभी बच्चों के लिए हेल्प होंगे, मतलब सभी जो सीबीएसई से हैं, यूपी बोर्ड से हैं। बेसिकली हम इसका सबसे पहले एक काम करेंगे, हम इसका हिंदी मीडियम में सबसे पहले वर्ज़न लॉन्च करेंगे और उसके बाद से हम इसको इंग्लिश में भी कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा ये वीडियो का सेशन और एक नए फ्रेश के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले क्लास 9th का जो है मैं कौन-सा देख रहे हैं, पालमपुर गाँव की कहानी, जो चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स का, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। सिलेबस के बारे में मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंगली क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये, सो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा और यूपी बोर्ड के बच्चे भी समझ सकते हैं, वहाँ पे जनरली हिंदी में ही होता है। इंग्लिश के ऊपर वीडियोस अकॉर्डिंगली आता रहेगा। वो जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके बाद से हम इसके इंग्लिश के भी वर्ज़न को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें हम। तो सबसे पहले देखते हैं पालमपुर गाँव की कहानी, यानी पालमपुर गाँव में क्या-क्या ख़ासियत, क्या-क्या कहानियाँ रहीं, उसको हम ज़रा समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद से हम चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या-क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मीन्स अर्थशास्त्र के चैप्टर्स हैं ये। चैप्टर नंबर पहला, चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। आप सभी का मतलब ये जो पालमपुर गाँव की कहानी है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि आपको एक उत्पादन की और प्रोडक्शन से रिलेटेड आप सभी को वर्क समझाना है। उससे रिलेटेड वर्क को आप सभी को सामने इसमें समझाने की कोशिश की गई और ऐसा हम एक काल्पनिक गाँव जिसका नाम पालमपुर है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पालमपुर में खेती का मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएँ जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएँ, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इन सब रिलेटेड से काम होता है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुएँ और सेवाएँ का उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। मतलब हम इसमें से जो हम सारांश देख पा रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्या-क्या समझेंगे। अब देखते हैं परिचय कि पालमपुर गाँव है क्या, क्या-क्या है, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं उसके डेमोग्राफिक चीज़ों को। पालमपुर आस-पड़ोस के गाँव में और कस्बों में भली-भाँति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव है, रायगंज पालमपुर में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में एक सड़क गाँव का रायगंज और आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से रिलेटेड कई सारे वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रैक्टर इत्यादि देखे जा सकते हैं। इस गाँव में विभिन्न जातियों के संबंध लगभग 450 परिवार रहते हैं। गाँव में अधिकांश भूमि के स्वामी जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिसमें से कुछ बहुत बड़े ईंट, सीमेंट और इन सब से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं। अनुसूचित जनजाति यानी दलित के लोगों की संख्या गाँव में कुल जनसंख्या की 1/3 है, मतलब 1/3 लोग दलित हैं। वे गाँव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए मकान हैं। ठीक है? अब नलकूपी बिजली से 1 सेकंड बने हुए मकान हैं। नलकूप बिजली से चलते हैं। खेतों में सभी नलकूप जो हैं वो बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है और एक हाई स्कूल का विद्यालय है। गाँव में एक राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है। एक रोगियों का जहाँ पे रोगियों का उपचार होता है। एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गाँव से विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गाँवों में खेती का उत्पादन के प्रमुख गतिविधि अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएँ कहते कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों 2 प्रकार की क्रियाओं का विचार करेंगे। अब समझते हैं उत्पादन का संगठन, मतलब जो हमने परिचय समझा पालमपुर गाँव के, अब उत्पादन का संगठन समझते हैं। उत्पादन का उद्देश्य एक ऐसी वस्तु और सेवाएँ का उत्पादित करना है, जिनकी हमें आवश्यकता है
हमें मतलब उत्पादन किस चीज़ की उत्पादन किसे कहते हैं कि हमें उस वस्तुओं का निर्माण करना है या बनाना है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें हम आवश्यक होती हैं। पहली आवश्यकता है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादक श्रम प्रदान करता है मतलब वहाँ पे अपने लेबोरियस वर्क तरीके से काम करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूँजी है। अर्थात उत्पादन में प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत चीज़ें हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूँजी के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें मानदेय आती हैं मतलब कौन-कौन सी चीज़ आती हैं? सबसे पहले भौतिक चीज़ों में औज़ार, मशीन, भवन। औज़ार मतलब जिस चीज़ पे वो क्रिया को चलाया जाएगा मतलब वहाँ की मशीन के क्षेत्र है। अगर मुझे पेन का उत्पादन करना है तो उसके बन्नी के बनाने के अलग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, अलग-अलग तरीके से। जैसे किसान को हल का लेकर परिष्कृत मशीनें हैं, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर इत्यादि सब चीज़ें हैं। औज़ार मशीनों के भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। इनमें स्थायी पूँजी भी कहा जाता है। ख दूसरा पॉइंट कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाना, सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्य पूँजी भी कहते हैं। मतलब जो हमें कार्य करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पूँजी के रूप में गिनते हैं। औज़ार और मशीनों को हमने समझा उसके बाद से अब हमने कच्चा माल और नकद मुद्रा भी समझ लिया। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूँजी का संयोजित संगठित होता है। एक उत्पादन में ये तीनों क्रियाएँ आपस में संगठित होती हैं, इम्पोर्टेंट है, जिनमें उत्पादन के कारक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर कहानी को पढ़ने के क्रम में हमें उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हमें भौतिक पूँजी को पूँजी कहेंगे, मतलब भौतिक पूँजी को ही हम पूँजी कहेंगे। अब पालमपुर में खेती का एक तरीके समझते हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जिसे स्वयं बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी के साथ-साथ योग बनाने के लिए उद्यम पूँजी यानी मानव पूँजी की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके आगे का पॉइंट ये है। अब समझते हैं पालमपुर की खेती में सबसे पहला भूमि स्थिर होती है। यानी पालमपुर की खेती उत्पादन के लिए प्रमुख है, मतलब खेती जो है वहाँ का प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले लमसम 75% लोग खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं, वहाँ पे खेती पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन याद रखिए उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयाँ हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है, मतलब ज़मीन को तो आप टहला नहीं सकते ना, ज़मीन तो स्थिर होती है। अब पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कई विस्तार नहीं हुआ, कहीं कोई भी विस्तार नहीं हुआ, सेम सेम वैसा ही है। उस समय तक गाँव में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बदल दिया गया, नई भूमि को खेती योग्य बना दिया गया और उत्पादन की क्रिया वहाँ पे चलने लगी। अब समझते हैं गुंजाइश ही नहीं रही। अब क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती हैं, जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गाँव के की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि खेती की जा सकती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जा सकती, मतलब वहाँ पे हर मौसम में खेती हो सकती है। जैसे खरीफ फसल किसान ज्वार और बाजरा लगा देते हैं। इन पौधों को पशुओं को चारे के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। सर्दियों के समय रबी खेती, गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ को परिवार के खाने में रखकर शेष गेहूँ को रायगंज मंडी में बेच दिया जाता था। भूमि का एक भाग गन्ने की खेती से भी की जाती थी, जिसमें वर्ष में एक बार कटाई की जाती थी। गन्ना और कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर में व्यापारियों को बेच दिया जाता था। एक वर्ष में की सिंचाई की जाती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। जल्द ही किसानों ने बेचा जाता था। अब पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें पैदा कर पाते थे क्योंकि वह सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था को कर पाते थे। मतलब वहाँ पे सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी ताकि मुख्य प्रभाव में पड़ा और सिंचाई की पद्धति बड़ी बदल गई। किसान कुओं में रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में किया जा सकता है। सिंचाई की जाने में प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए। जल्द ही किसानों ने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक तक मध्य में 200 हेक्टेयर
कि पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी, मतलब 200 हेक्टेयर की जमीन को सिंचाई किया जाने लगा। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि फसल प्रणाली उसको कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े पे उपज बढ़ाने के लिए सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू को भी पैदा करते हैं। अब हमने यहाँ तक समझा, और ये हमने यहाँ तक ये हम कल से डिस्कस करेंगे। जो अगला पार्ट 2 का वीडियो आएगा हम उस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मैजिक बुक एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट